हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8। पार्ट 8 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? आपने ये परिभाषा पहले भी पढ़ी होगी दूसरे पार्टों में, पिछले साल भी आई थी हमारे। यौगिक किसे कहते हैं? जब है ना एक ही तत्व को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उस तत्व को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो उससे एक पदार्थ का निर्माण होता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक में क्या होता है? एक ही तत्व होता है ना, उसी के सभी अणुओं को एक साथ मिलाया जाता है एक निश्चित मात्रा में। ये हमारा जो पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें अपना पहला टॉपिक है कार्बन। कार्बन में सबसे पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि कार्बन की खोज किसने की थी। सबसे पहले जो कार्बन यौगिक था उसकी खोज किसने की? सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने 1818 में की थी। कार्बनिक यौगिकों की खोज की थी। परंतु जो बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों की खोज की थी तब उसने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण ओनली फॉर कार्बनिक पदार्थों से ही होता है, न कि अकार्बनिक पदार्थों से। यह बर्जीलियस द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था जिसमें उसने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक यौगिक से ही होगा, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं होगा। परंतु जो यह सिद्धांत था बर्जीलियस का, इसका कुछ ही वर्षों में विखंडन हो गया। इस सिद्धांत को विखंडित करने वाले व्यक्ति का नाम था होवलर ने क्या किया? होवलर ने सन 1828 में अपनी जो प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला के अंदर जो अमोनियम सल्फेट होता है और पोटेशियम सल्फेट होता है, उन दोनों को मिलाकर होवलर ने अपनी जो प्रयोगशाला थी उसके अंदर कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर लिया। यानी उसने दो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, अमोनियम सल्फेट और वह पोटेशियम सल्फेट, दोनों को मिलाकर क्या कर लिया? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लिया, जो बर्जीलियस का सिद्धांत था उसके अनुकूल नहीं था। अब हम देखेंगे कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। जैसे कार्बन की पहली विशेषता देखते हैं हम। कार्बन की पहली विशेषता यह है कि वो जो कार्बन है वह हमारी जो आवर्त सारणी है उसके परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित है। किस पर स्थित है? परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित है। और कार्बन यौगिकों को C से रिप्रेजेंट करते हैं या C से दर्शाते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है कार्बनिक यौगिकों की, वह यह है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2। ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? उनकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार से जो दूसरे तत्व होते हैं उनसे संयोजकता को पूर्ण करने के लिए उनसे अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए निम्न प्रकार से बंध बनाते हैं। दूसरों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो बंध का निर्माण होगा। और कार्बनिक यौगिक निम्न प्रकार से बंध बनाते हैं। पहला किसे बंध बनाते हैं? जब कार्बनिक यौगिक अन्य चार तत्वों से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कौन से बंध का निर्माण करते हैं? वह अन्य जो 4 तत्व होते हैं उनसे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो वह सभी 4 एकल बंध का निर्माण करेंगे। चार तत्वों से एक
क्या लेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो चारों के मध्य एक एक बंध बनेगा, इसका मतलब 4 एकल बंध बनेंगे। दूसरा है कार्बनिक यौगिक अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए दो जो तत्व होते हैं, दो तत्वों से क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं, दो दो द्विबंध का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे एक तत्व है, उससे उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कितने बंध का निर्माण होगा, द्विबंध। कौन से बंध का निर्माण होगा, द्विबंध का होगा, क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और वो अगर 2 बार ले रहे हैं तो 2 द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वो 2 तत्वों से क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तीसरा है, अगर वह एक तत्व है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एक तत्व से, तो एक तो कौन से बंध का निर्माण करेंगे, एक त्रिबंध का निर्माण करेंगे। एक त्रिबंध का निर्माण करेंगे, और एक जो तत्व है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो उसके साथ कौन से बंध का निर्माण करेंगे, एक एकल बंध का निर्माण करेंगे, ठीक है। और चौथा है भाई कार्बनिक जो यौगिक होते हैं। हाँ, तो कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, दो एकल बंध बनाता है और एक द्विबंध बनाता है, दो 4 हो जाएंगे। और कार्बन परमाणु की जो चौथी विशेषता है वो यह है कि कार्बन परमाणु की संरचना होती है ना, वो कैसी होती है, समचतुष्फलक की होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो कोण का भी निर्माण, कितने कोण का निर्माण होगा, 4 कोण का निर्माण होगा, और 4 कोण होंगे, उन प्रत्येक कोण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट के मध्य कितना कोण बनेगा। प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है ना, प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है उनके मध्य इतने का कोण होता है। अब वो कार्बन परमाणु की ये 5वीं विशेषता क्या है, कार्बन परमाणु की 5वीं विशेषता है कि जो कार्बन परमाणु होता है वह कार्बन परमाणु से मिलकर एक विशेष प्रकार की शाखित, अशाखित एवं चक्रीय संरचनाओं का निर्माण करता है। ये कार्बन परमाणु का एक विशेष गुण होता है, जैसे शाखित संरचना का निर्माण करता है, जिसमें क्या होती है, शाखाएं होती है। जैसे कार्बन परमाणु हो गए अपने, जैसे शाखित श्रृंखला कैसे होती है, जैसे कार्बन हो गए, तो इनमें क्या निकल जाएगी, शाखाएं निकल जाएगी, इसमें निकल जाएगी शाखाएं, इनके भी वापस शाखाएं निकल जाएगी। और हो गया कार्बन परमाणु, इसकी शाखाएं निकल जाएगी। ये कौन सी होती है, ये शाखित संरचना होती है कार्बन परमाणु की। कौन सी संरचना होती है, शाखित संरचना। अब देखते हैं अशाखित संरचना। अशाखित में क्या होता है, शाखाएं नहीं निकलती है, जैसे कार्बन परमाणु है, इसमें शाखाएं नहीं निकल रही है। ये कौन सी संरचना है, अशाखित संरचना है। अपन ने क्या कहा था कि प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, मतलब वो 4 जो अलग परमाणु होते हैं वो ग्रहण करता है, अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पे इसने एक तो हाइड्रोजन का ग्रहण किया, एक इस हाइड्रोजन का किया, एक इसका किया, तो 1 2 3 हो गए, एक इससे ग्रहण किया, 4 हो गए, तो इसकी संयोजकता पूरी कितनी होगी, 4 होगी। और चक्रीय संरचना, चक्रीय कैसी होती है, जिसमें कि एक चक्र का निर्माण होता है। जैसे ये कार्बन परमाणु है, चक्र का निर्माण हो जाएगा। ये कौन सी होगी, चक्रीय संरचना होगी। कौन सी हुई, चक्रीय हुई। अब जो कार्बन परमाणु की जो छठी विशेषता है वो क्या है कि जो कार्बन परमाणु होता है वो क्या करता है, अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, बंधों का निर्माण करता है। और कौन कौन से बंध बनाता है, एक तो एकल बंध का निर्माण करता है, एक द्विबंध का निर्माण करता है और एक त्रिबंध का निर्माण करता है। जैसे एकल बंध का निर्माण कैसे करता है, जैसे कार्बन है,
तो ये अपनी संयोजकता पूर्ण कर रहा है। अगर ये सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे हाइड्रोजन से एक लिया, फिर से हाइड्रोजन से एक लिया, फिर हाइड्रोजन से एक लिया, तो इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई। 1 2 3, एक और चाहिए 4 होनी चाहिए, तो ये क्या होगी, कार्बन की पूरी संयोजकता पूर्ण होगी। और प्रत्येक के मध्य क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो मतलब एक बंध का निर्माण हुआ। तो ये कौन से बंध का निर्माण हुआ, इसमें एकल बंध का निर्माण हुआ। द्विबंध का निर्माण कैसे होता है, जैसे कार्बन परमाणु है, जैसे इनके मध्य द्विबंध है, तो दो यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 1 3, ये 1 4, कौन से बंध का निर्माण हो गया, द्विबंध का निर्माण हो गया। तभी आप इसमें जाएगा द्विबंध का निर्माण कैसे होता है, ये द्विबंध का निर्माण हो गया, जैसे 3 हो गए, तो ये संयोजकता पूर्ण करने के लिए एक और एकल बंध लेगा, ये भी एक और लेगा, 1 और 3 4, 1 और 3 4। इस प्रकार ये संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। ये कौन से बंध है, ये एकल बंध है सभी, ये वाले एकल बंध है अपने, ये वाले द्विबंध है, और ये वाले कौन से त्रिबंध है। और जो कार्बन परमाणु की जो चौथी विशेषता, सातवीं विशेषता होती है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता होती है, वो क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। अतः ये कार्बन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु से मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बराबर संख्या जारी करता है। जैसे ये है अपने एक कार्बन है, ये अपने हाइड्रोजन बने, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की बराबर संख्या जारी करेगा। कैसे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन की भी संयोजकता 2 हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और कार्बन की भी पूरी क्या हो जाएगी, इन सबको मिलाकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी संयोजकता। चेक कर देखो, ये तो अपने किसकी होगी, ये तो अपने कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई, ये हाइड्रोजन की पूरी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, तो क्या होगा, कार्बन की भी पूरी हो जाती है इसके अंदर संयोजकता, और हाइड्रोजन की भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, परमाणु क्रमांक 1 पे स्थित है हाइड्रोजन। तो इसको अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत है, तो इसने क्या किया, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जिससे ऐसी संयोजकता पूर्ण हो गई। और इसको कितने की आवश्यकता होती है, कार्बन को संयोजकता पूर्ण करने के लिए 4 की। तो ये क्या करता है, 4 जो हाइड्रोजन होते हैं उनसे क्या करता है, ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे इसकी भी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। जैसे अगर 2 द्विबंध वाले कार्बन है, सही है, अपन कार्बन की इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान लेते हैं और हाइड्रोजन को ये 0 मान लेते हैं। से 2 द्विबंध है, तो इसमें कार्बन के भी क्या होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन के भी 2 होंगे, तो इस प्रकार ये क्या होंगी, ये तो इस कार्बन की पूरी संयोजकता हो गई, और ये इस वाले कार्बन की पूरी संयोजकता हो गई, और हाइड्रोजन की कौन सी वाली हो जाएगी, नहीं ये पूरी की वाली हो जाएगी, ये इस हाइड्रोजन की हो जाएगी, ये वाली इस हाइड्रोजन की हो जाएगी, और ये इस वाले हाइड्रोजन की। ये जब क्या होता है, द्विबंध होता है 2 कार्बन के मध्य, तो इस प्रकार होती है उसकी मतलब संयोजकता, हाइड्रोजन और कार्बन इस प्रकार संयोजकता को अपने पूर्ण करते हैं। और जैसे त्रिबंध हो, मानना कि त्रिबंध हो, ये 3 बंध हो गए, मतलब इसके भी 3 कार्बन होंगे, और ये वाला कार्बन इसके भी 3 होंगे, इसके बाद हाइड्रोजन कितना रहेगा, फिर 3 यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन एक ही रहेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, कार्बन का ये हो गया, ये भी एक और रहेगा, ये हाइड्रोजन इसका ये, कार्बन का ये अपने इस कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई, और ये इस वाले कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई, और ये इस हाइड्रोजन की संयोजकता पूर्ण हो गई, और ये इस हाइड्रोजन की संयोजकता पूर्ण हो गई। ये मतलब हाइड्रोजन और कार्बन में छोटा सा संबंध बताया गया है कि मतलब कैसे हाइड्रोजन भी अपना समान परमाणु, एक परमाणु देता है, और कार्बन भी एक परमाणु देकर दोनों अपनी एक संयोजकता पूर्ण कर लेते हैं। ये हमारी कार्बन परमाणु की 7 विशेषताएं थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो अपना हाइड्रोजन होता है उससे मिलकर क्या बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। उन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानेंगे अभी। हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। पहला कौन सा है, विपरीत, और दूसरा संपीड़ित। इनके भी प्रकार आएंगे। विपरीत का पहला प्रकार है
संतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं। जब है ना एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है तो उसमें आते हैं, संतृप्त में आते हैं एकल बंध युक्त, है ना। इनको है ना हम क्या कहते हैं, एल्केन। इनको एल्केन श्रेणी भी कहते हैं। इसके अंदर जो आते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन रहते हैं। और जो इसके कुछ उदाहरण है एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन के, क्या है, एथेन हो गया, एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। इनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। असंतृप्त में क्या होता है, ये और दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग कौन सा हो गया इसके, एल्कीन। पहला भाग हो गया एल्कीन, दूसरा भाग हो गया एल्काइल। एल्कीन में कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं, द्विबंधयुक्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। और एल्काइल में कौन से आते हैं, त्रिबंधयुक्त। और द्विबंध के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, एथीन, एथीन हो गया, मेथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। ऐसे इसके उदाहरण है काफी, आगे पढ़ेंगे हम। और त्रिबंध के उदाहरण क्या हो गया, एथाइन, एथाइन हो गया, मेथाइन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपाइन हो गया। ये सब किसमें के उदाहरण है, असंतृप्त में एल्काइन के उदाहरण है। संतृप्त होती है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है एलिफेटिक, दूसरा है एरोमेटिक। जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको जो जब जलाया जाता है तो किसके साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। किसके साथ जलेंगे, एलिफेटिक होके, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो काले धुएं के साथ जलेगा। जो एलिफेटिक होते हैं वो काले धुएं के साथ नहीं जलकर किसके साथ जलते हैं, बिना मतलब उनको जलाते जब काला धुआं नहीं निकलता है, काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं वो। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं। और जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होगा, उसमें वो काले धुएं के साथ जलेंगे। एरोमेटिक काले धुएं के साथ जलेंगे। और जो अपना एलिफेटिक होता है उसके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे उसका एक उदाहरण दिया अपनी किताब में, साइक्लोहेक्सेन। और जो एरोमेटिक होते हैं उनका उदाहरण है बेंजीन। ये हमने हाइड्रोकार्बन को हमने बड़े रूप से दो भागों में बांटा है, फिर उनको भी हमने उनके भी और भाग कर दिए। जैसे हाइड्रोकार्बन को दो बड़े भागों में बांटा था, पहला विपरीत था, दूसरा संतृप्त। विपरीत के अंदर दो भागों में बांटा, संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं, जो एकल बंध युक्त होते हैं वो। और असंतृप्त में को भी अपन ने दो भागों में बांट दिया, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कौन से आएंगे, द्विबंध युक्त, एल्काइन में कौन से आएंगे, त्रिबंध युक्त। और जो हमारा दूसरा भाग था संतृप्त भाग, उसे भी हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जो काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वह क्या होते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। और इसका उदाहरण है बेंजीन।